हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन ब्लॉग पर। तो आप सभी देख रहे हैं नफरत या मोहब्बत भाग 91। इससे पहले इस कहानी के 90 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सबने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की कहानी। अब तक आप सबने पढ़ा था। सुजेता जी बोलती हैं कि ध्रुव और जानवी की शादी डेस्टिनेटेड थी, लेकिन अंश की शादी घर से ही हो रही है। ये बोलकर वो सभी को मना कर देती हैं कि कोई भी ज़्यादा हंगामा नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि शादी होने के दूसरे दिन वो लोग संगीत और उसके बाद रिसेप्शन रखेंगे। सुजीता जी का फैसला सुनकर तो सभी लोग सहमत हो गए थे, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता था कि कोई भी प्रॉब्लम हो। फिर धीरे धीरे लंच करने के बाद सभी लोग अपने अपने कामों में बिजी हो गए थे। इतना आप सब लोग देख चुके थे, तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं अब आगे इस कहानी में क्या होता है। शाम का वक्त हो चुका था। सभी लोग मिलकर डिनर करते हैं और फिर अंश को आज श्रेया अपने हाथों से खाना खिला रही थी। वहीं अंश भी अब अपनी बहन के हाथों से खाना खाकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था और खुश होकर खाना खा रहा था। श्रेया को अंश को खाना खिलाते हुए देखकर ध्रुव भी मुंह बना लेता है, जिसे देखकर सभी लोग हंसने लगे थे। वहीं श्रेया अब ध्रुव और अंश के बीच में आराम से बैठकर दोनों को अपने हाथों से खाना खिलाने लगती है। साथ ही साथ ध्रुव और अंश भी श्रेया को अपने हाथों से खाना खिला रहे थे। तीनों ही भाई इस वक्त बहुत ही ज़्यादा खुशी खुशी एक दूसरे को खाना खिला रहे थे। अपने तीनों ही बच्चों को एक साथ खुश देखकर सुजेता जी भी तीनों की बधाइयाँ लेती हैं और बाकी सब उन तीनों को देखकर मुस्कुरा रहे थे। थोड़ी ही देर में डिनर करने के बाद सभी लोग अब थोड़ी देर हॉल में बैठकर चाय पीते हैं, कॉफ़ी के मज़े लेते हैं और आपस में थोड़ी बहुत हंसी मजाक करके बातें करते हैं। और फिर थोड़ी सी हंसी मजाक करने के बाद सभी लोग सोने के लिए अपने अपने कमरों में चले गए थे। आज का दिन इसी तरह से हंसी मजाक और साथ में वक्त गुजारने में ही गुजर गया था। अंश भी आज अपने कमरे में बैठा हुआ संजना की तस्वीर को देखे जा रहा था, जिसमें संजना मुस्कुराते हुए बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। अंश उस फोटो को देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है और फीका से मुस्कुरा देता है और अपने हाथों में पकड़ी हुई ड्रिंक का गिलास एक बार फिर से खाली कर देता है। आज भी अंश के दिल में संजना का प्यार ही बसता था और वो संजना को अभी भी भूल नहीं पाया था। नेक्स्ट मॉर्निंग में आज बालिया मेंशन में काफ़ी ज़्यादा चहल पहल मची हुई थी और सबके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। सुजेता जी भी अब सभी सर्वेंट्स को सामान ठीक से रखने के लिए बोल रही थी। तो वहीं ध्रुव, जो कि सीढ़ियों से उतरते हुए सीधा नीचे आ रहा था, अपने कान पर फ़ोन लगाकर किसी को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। महेंद्र जी भी कुछ सर्वेंट्स को अपने सामने खड़े किए हुए उन्हें कुछ बता रहे थे। इस वक्त सब अपने अपने कामों में बिजी थे। ध्रुव, तू वहाँ पर कहाँ जा रहा है बेटा? जा जा जल्दी से जाकर देख अंश तैयार हुआ या फिर नहीं। सुजेता जी भी ध्रुव की तरफ देखकर बोलती हैं, जो कि अभी एक वाइट कुर्ता विद क्रीम शेरवानी और चूड़ीदार पहनकर एकदम से तैयार होकर इधर उधर घूम रहा था। अपनी माँ की बात सुनकर वो भी अपना सर हाँ में हिलाकर सीधा ऊपर अंश के कमरे की तरफ बढ़ गया था। ध्रुव जब अंश के कमरे में आता है तो उसने देखा अंश इस वक्त सोफे पर बैठा हुआ अपने सामने रखी शेरवानी की तरफ देख रहा था, या फिर ये कहो कि उस शेरवानी को घूर रहा था। अंश, तू अभी तक तैयार नहीं हुआ यार? नीचे मॉम कितने ज़्यादा गुस्से में घूम रही है, तुझे कुछ मालूम भी है ना? सच में ऐसे देखेंगी तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगी। ध्रुव भी अंश को बैठा हुआ देखकर अंदर आते हुए बोला। तो वहीं अंश, जो कि अभी अपनी ही सोच में पूरी तरह से खोया था, ध्रुव की आवाज़ सुनकर वो भी अपना सर घुमाकर ध्रुव की तरफ देखता है, जो कि अभी उसी के पास खड़ा होकर उसे देख रहा था। वो भाई, बस मैं जा ही रहा था। इतना बोलते हुए अंश भी अपना सर झुका लेता है। अंश को इस तरह से ऐसे हाँ करने पर तो ध्रुव भी धीरे से उसके कंधे पर अपना हाथ रख देता है। वहीं ध्रुव का हाथ अपने कंधे पर महसूस करके अंश भी अपना सर उठाकर ध्रुव की तरफ देखता है, तो ध्रुव भी अब उसकी तरफ अपनी आंखों को झपका देता है, जैसे उससे बोल रहा हो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तू ज़्यादा टेंशन मत लो, तेरी जिंदगी में बहुत ही जल्द अब खुशियाँ आने वाली हैं। ध्रुव भी अंश की बात को समझकर हल्के से मुस्कुरा देता है और फिर सीधे अपने कपड़े को उठाकर बाथरूम की तरफ चला गया था। अंश के जाने के बाद ध्रुव भी अपने कमरे में चला गया था। ध्रुव जब अपने कमरे में आया तो उसके कदम तो एकदम से डोर पर ही रुक गए थे, क्योंकि सामने जानवी, जो कि अभी अपनी ज्वेलरी को पहन रही थी, उसने आज एक गोल्डन कलर का लहंगा कैरी किया हुआ था, जिसमें उसकी गोरी गोरी और स्लिम सी बॉडी एकदम से सोने की तरह चमक रही थी। आज तो वो सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी।
ध्रुव की नज़रें तो अभी जाह्नवी के चेहरे से होते हुए धीरे धीरे उसकी गर्दन से, उसके सीने से फिसल कर उसकी पतली सी और फ्लैटी सी टमी पर जाकर और कमर पर आकर अटक गई थी। तो जाह्नवी ने इस वक्त अपने बालों को एकदम से कर्ली करके बनाकर उन्हें हल्के से खुला छोड़ा था, जिन पे उसने रोजेस के गजरे को लगाया हुआ था और वो आज बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी इस लुक में। ध्रुव, जो कि कुछ पल के लिए जाह्नवी को देखने के बाद धीरे से अब कमरे में एंटर होता है और बिना किसी शोर के धीरे से जाकर जाह्नवी के करीब जाकर उसे पीछे से अपनी बाहों में भरकर बहुत ही प्यार से और धीरे से बोलता है, यू लुकिंग ब्यूटीफुल बीवी, सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो आज। जाह्नवी, जिसका ध्यान अभी अपनी ज्वेलरी पर लगा हुआ था, अचानक से ध्रुव को हक करने पर और उसके हाथ में पकड़ी हुई रिंग अचानक से नीचे गिर गई थी और रिंग नीचे गिरते ही जाह्नवी की तो जैसे तोतियां ही छूट गई थी। वो भी ध्रुव के हाथों को अपनी कमर से हटाकर थोड़े से गुस्से में बोलती है कि ध्रुव जी, ये क्या कर रहे हो आप? आपको दिख नहीं रहा है क्या कि मैं तैयार हो रही हूँ? एक तो मैं पहले से ही इतना ज्यादा लेट हो रही हूँ और आप हो जो ऊपर से और ज्यादा परेशान करने के लिए चले आ गए मेरे पास। हटिए, हटिए यहाँ से, मुझे तैयार होने दीजिए। जाह्नवी भी नीचे गिरी हुई अपनी रिंग को उठाते हुए थोड़ा सा गुस्से से बोलती है। तो वहीं जाह्नवी के ऐसे डांटने पर और गुस्से से बोलने पर तो ध्रुव की भौएं भी आपस में मिल गई थी और फिर वो कुछ पल के लिए जाह्नवी की तरफ देखता है, जो कि अपनी रिंग को पहन रही थी। जाह्नवी को खुद पर ध्यान न देता हुआ देखकर तो ध्रुव भी बिना कुछ भी कहे कमरे से बाहर चला गया था और फिर ध्रुव के ऐसे जाने पर तो जाह्नवी एक नज़र उसे देखकर अपनी आंखों को मीच लेती है और फिर वापस से तैयार होने लगी थी। कहीं ना कहीं उसे समझ में आ गया था कि शायद ध्रुव उससे गुस्सा हो गया है। ध्रुव, जो कि अब जाह्नवी से नाराज हो चुका था, वो भी काफी ज्यादा गुस्से से सीधा रूम से बाहर निकलकर नीचे आ गया था, जहां पर वो हॉल में खड़े होकर अधीर से एकदम से टकरा गया और अचानक से टकराने पर ध्रुव ने ध्यान नहीं दिया कि सामने कौन है। वो थोड़े से गुस्से में बोलता है कि दिखता नहीं है क्या? पागल हो क्या जो बीच में खड़े हुए हो? मुझे तो सब कुछ दिख रहा है, लेकिन है लगता है कि तुम्हें ना अपने गुस्से के आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है साले साहब। अधीर, जो कि अभी बहुत ही धीरे से और मुस्कुराकर ध्रुव से बोलता है। अधीर की आवाज सुनकर तो ध्रुव भी सामने खड़े अधीर की तरफ देखता है, जो कि अपने होठों पर छोटी सी मुस्कुराहट लिए उसी की तरफ देख रहा था। सॉरी, वो मैंने देखा नहीं। ध्रुव धीरे से अब अधीर की तरफ देखकर बोलता है, क्यों, ऐसा क्या हो गया है जो तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है? अधीर भी मुस्कुराते हुए ध्रुव से बोलता है, नहीं पता नहीं, जाकर अपनी बहन से ही पूछ लो, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, वो खुद ही तुम्हें बता देगी। ध्रुव भी गुस्से में मुंह बनाकर बोलता है, लगता है मेरी बहन ने तुम्हें कुछ ज्यादा ही डांट के भगा दिया है, इसीलिए शायद इतने ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे हो। अधीर भी बहुत ही ज्यादा शरारत से मुस्कुराते हुए अब ध्रुव की तरफ देखकर उसकी टांग खींचते हुए बोलता है। अधीर की बात सुनकर तो ध्रुव भी उसकी तरफ देखने लगा था। तुम्हें कैसे पता कि उसने मुझे डांटा है? ध्रुव भी अपनी एक भौएं उठाकर अधीर की तरफ देखकर बोलता है, क्योंकि तुम्हारी बहन भी मुझे ऐसे ही परेशान करती है, जब वो तैयार होकर कहीं जाती है ना और फिर मैं उससे कुछ भी पूछ लूँ या फिर कुछ भी उसके साथ हंसी मजाक कर लूँ ना, तो ऐसे ही खिसियाकर मुझ पर टूट पड़ती है, जैसे उसी वक्त मेरा मर्डर कर देगी। अधीर भी हंसते हुए बोलता है। तो वहीं अधीर की बात सुनकर ध्रुव भी हल्के से मुस्कुरा देता है। इसका मतलब सभी पति अपनी पतियों से डांट खाते हैं, यानी कि मैं अपनी ही सोच में पागल था। ध्रुव भी हंसते हुए बोलता है। तो वहीं ध्रुव की बात सुनकर अधीर भी अपना सर हाँ में हिलाकर मुस्कुरा देता है। थोड़ी ही देर में सभी लड़कियां एक एक करके बाहर आ जाती हैं तैयार होकर, जिसके साथ ही लड़कों पर एक बार फिर से बिजलियां गिर जाती हैं। लड़के तो एक टक बस अपनी अपनी वाली को घूरे जा रहे थे। आज श्रेया ने भी एक रॉयल ब्लू कलर का लहंगा पहना हुआ था, जो उसकी दूध सी गोरी बॉडी पर एकदम से निखर कर आ रहा था। तो वहीं अधीर ने भी उसके मैचिंग का ही रॉयल ब्लू शेरवानी पहनी हुई थी। साथ ही साथ शादी ने भी अब अधीर के जैसे ही डिट्टो शेरवानी पहनी हुई थी, जिसमें वो बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा था और भी ज्यादा मासूम लग रहा था। वो तीनों ही एक जैसे कपड़े पहने हुए थे। तो रूही ने भी आज पर्पल कलर का लहंगा पहना हुआ था। उसके उल्टा रोहन ने आज ब्लैक स्टोन हैंड वर्किंग शेरवानी पहनी हुई थी, जिसमें वो किसी मॉडल से कम नहीं लग रहा था। और साथ ही साथ रेहान ने भी रोहन के जैसे ही शेरवानी पहनी हुई थी ब्लैक कलर की, जिसमें वो बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा था। नेहा ने भी अब रेस्ट रंग का लहंगा पहना हुआ था, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। और साथ ही साथ राज ने भी उसी की मैचिंग का रेस्ट कलर का शर्ट पहना हुआ था। और वहीं रहानिया ने भी नेहा के मैचिंग के ही कपड़े पहने हुए थे। सभी लोग आज एक से बढ़कर एक लग रहे थे। सभी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट भी थी। सभी अब अपने अपने पार्टनर्स के पास जाकर खड़े हो गए थे। तो वहीं जाह्नवी जब ध्रुव के पास जाने को हुई तो ध्रुव भी उसे पूरी तरह से इग्नोर मारते हुए बाहर की तरफ निकल गया था। उसके
के ऐसे वहाँ से जाने पर तो जाह्नवी का भी मुंह बन गया था और उसकी भौहें एकदम आपस से मिल गई थी और वो अंदर ही अंदर बुड़बुड़ाने लगती है। लेकिन उसने भी इस बात को ज़्यादा माइंड नहीं किया और फिर थोड़ी देर बड़बड़ाने के बाद वो भी अपने में बिजी हो गई थी। तभी सुजेता जी अंश को उसके कमरे से नीचे लेकर आती हैं। आज अंश ने व्हाइट शेरवानी जिस पे डायमंड का वर्क था, सर पर व्हाइट सेहरा, हाथ में कटार, पैरों में जूती, कंधे पर दुपट्टा जिसमें गोल्डन कढ़ाई का डिजाइन बना हुआ था, ये पहनकर सभी लोग एकदम से फिर से अंश की तरफ देखने लगते हैं। वो सभी के बीच में आ जाता है और अंश आज किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। वो इस वक्त किसी भी लड़की के सपनों का राजकुमार जैसा ही लग रहा था। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था इस वक्त। अंश के नीचे आने के बाद अंश एक नज़र सभी पर घुमाता है तो उसे आहान कहीं पर भी दिखाई नहीं देता है। मॉम, आहान कहाँ पर है? वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? अंश भी अब सुजेता जी की तरफ देखते हुए पूछता है। अंश भी पूछ ही रहा था कि तभी ध्रुव आहान को अपनी गोद में लिए अंदर आते हुए बोलता है कि वो मेरे पास है, ये रहा तुम्हारा आहान। ध्रुव की आवाज़ सुनकर अंश भी अब अपना सर घुमाकर पीछे की तरफ देखता है जहाँ पर अभी आहान ध्रुव की गोद में था और आज आहान भी सभी से हट के लग रहा था। उसके चेहरे की मुस्कुराहट तो सबका कत्ल करने को तैयार थी। उसने आज एकदम से उसकी बॉडी फिटिंग का टैस्को सूट पहना हुआ था जिसमें वो एकदम से किसी बिजनेसमैन की तरह ही लग रहा था और उसके चेहरे पर भी इस वक्त कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। आहान को इस लुक में देखकर अंश भी मुस्कुरा देता है और फिर सुजेता जी भी अब आगे आकर अंश का तिलक करती हैं और फिर उसकी नज़र का काला टीका लगा देती हैं। उनके इतना करने के बाद अंश भी बहुत ही प्यार से झुककर उनके पैरों को छू लेता है और फिर सभी बाहर आकर देखते हैं जहां पर अंश के लिए एक घोड़ी का इंतज़ाम करवाया गया था। उस घोड़ी को बहुत ही अच्छे से तैयार किया गया था तो वहीं सभी लोग अब पैदल जाने वाले थे। ये शादी घर के थोड़ी ही दूर पर बालियास की एक प्रॉपर्टी पर हो रही थी, इसीलिए सभी ने प्लान किया था कि सब पैदल ही वहाँ पर चलेंगे क्योंकि ज़्यादा दूरी नहीं थी और फिर अगर गाड़ी से जाएंगे तो जरा सा भी मज़ा नहीं आएगा, इसीलिए सब डांस करते हुए वहां पर जाना चाहते थे। बच्चों के लिए बस एक गाड़ी तैयार करी गई थी जिसमें रॉकी और सेरा सभी बच्चों को शादी वाले वेन्यू तक लेकर जाने वाले थे। वहीं अंश के बाहर आते ही घर के बाहर खड़े ढोल नगाड़े एकदम से जोर जोर से बजने लगे थे और सभी लोग नाचने लगे थे और आतिशबाजियां भी होने लगी थी। ध्रुव भी अंश को आगे चलने के लिए बोलता है और अंश, जो कि ध्रुव की बात सुनकर धीरे से अब घोड़ी के पास चलकर आ गया था। अंश के घोड़ी तक जाते ही अधीर भी बिना किसी के कहे आगे आकर उसे घोड़ी पर चढ़ाने में उसकी हेल्प करने लगता है। अधीर के हेल्प करने पर अंश भी उसे थैंक यू बोलता है और फिर अधीर बस हल्के से मुस्कुरा देता है। अंश के घोड़ी पर बैठते ही सब लोग अब डांस करने लगते हैं और अब सभी लोगों के अंदर डांसर एकदम से बाहर आ रहा था, खास करके रोहन और राज का। लेकिन वो दोनों डांस कर नहीं पा रहे थे सही से क्योंकि सभी लोगों में से कोई भी नाचने की बात कर ही नहीं रहा था। धीरे धीरे वो दोनों बस हल्के हल्के से डांस कर रहे थे तो वहीं लड़कियां का मन भी नाचने का था, लेकिन अंश के बारे में सोचकर वो लोग भी चुपचाप से चल रही थी क्योंकि कहीं न कहीं अंश की तकलीफ सबको दिखाई भी दे रही थी। सभी लोग अभी ये सोच ही रहे थे कि कोई नाचना शुरू करे तभी वो लोग भी नाचना शुरू करें, लेकिन कोई भी नाचने को तैयार नहीं था। ऐसे ही सोचते सोचते कोई भी नाचे, सभी लोग सोच रहे थे कोई तो नाच ले, लेकिन कोई भी नहीं नाचता है और फिर थोड़ी ही देर में सभी लोग उस जगह पर पहुंच गए थे जहां पर इस वक्त शादी होने वाली थी। कहीं ना कहीं सबका डांसर अब अंदर ही मर चुका था। उस जगह को आज के लिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती से तैयार किया गया था जहाँ पर ज्योति और अंश की शादी होने वाली थी। ज्योति और उसकी फैमिली पहले से ही वहाँ पर पहुँच चुके थे। बारात का शोर सुनकर ज्योति, जो कि अभी अपने कमरे में तैयार हो रही थी, वो भी जल्दी से उठकर अपनी खिड़की के पास खड़े होकर बाहर की तरफ देखने लगती है क्योंकि बारात अब वहाँ पर आ चुकी थी। बाहर उसे सब लोग दिखाई देते हैं, लेकिन जिसे वो देखना चाहती थी उसकी आड़ तो अंश के ऊपर तने हुए छत्र कर रहे थे, जिससे ज्योति को अंश दिखाई ही नहीं दे रहा था। वो लाख कोशिश कर रही थी अंश को देखने के लिए, लेकिन अंश के ऊपर बहुत सारे छत्र तने हुए थे। ज्योति काफी देर तक अंश को देखने के लिए कोशिश करती है, लेकिन अंश उसे बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है और फिर दुआर चुआर के बाद अंश और बारात सब होटल के अंदर आ गई थी। बारात अंदर आने के बाद ज्योति भी अपना मन मारकर वापस से तैयार होने के लिए बैठ गई थी। वो बस एक नज़र अंश को देखना चाहती थी, मगर वो देख नहीं पाई थी। तो वहीं नीचे बारात आने के बाद अंश को एक जगह पर बैठा दिया गया था। अंश के कहे मुताबिक ज्योति के पापा ने शादी में घर के सिर्फ खास लोगों को ही
इनवाइट किया था। कोई भी बाहरी लोग वहाँ पर नहीं थे क्योंकि अंश इस शादी में ज़्यादा शोर शराबा बिल्कुल भी नहीं चाहता था और यहाँ तक वो तो इस शादी को ही करना नहीं चाहता था मगर फैमिली की वजह से कर रहा था। थोड़ी देर के बाद अंश को पंडित जी मंडप में बुलाते हैं और पंडित जी के बुलाने पर सुजेता जी भी अंश को लेकर मंडप में आ गई थी और फिर उसे मंडप में बैठाकर खुद महेंद्र जी के पास चली गई थी। मंडप में आने के बाद पंडित जी अंश से कुछ शुरुआती पूजा करवाते हैं और साथ ही साथ हर चीज़ को करवाने लगे थे। अंश भी उनके कहे मुताबिक सब कुछ करता जाता है। थोड़ी ही देर में पूजा करने के बाद पंडित जी कन्या को बुलाते हैं मंडप में। कन्या को बुलाने पर सभी लड़कियां और मेहमान ऊपर सीढ़ियों की तरफ देखने लगते हैं जहाँ से ओम और उसकी दोस्त फूलों की चादर ताने हुए जिसमें बीच में ज्योति धीरे धीरे चलते हुए नीचे आ रही थी। सभी लोग उसे नीचे लेकर आ रहे थे। सभी लोग ज्योति की तरफ एक टक देखे जा रहे थे। ज्योति को देखकर सभी की नजरें अब ज्योति पर एकदम से आकर अटक गई थी क्योंकि वो लगी ही इतनी ज्यादा खूबसूरत रही थी कि किसी की भी नजर उससे हट ही नहीं रही थी। तो वहीं अंश जो कि अभी मंडप में अपना सर झुकाकर बैठा हुआ था, ज्योति के आने की आहट सुनकर न जाने क्यों उसके दिल की धड़कनें अब एकदम से तेज होने लगी थी और उसके दिल में एकदम से बेचैनी सी बढ़ गई थी। वो भी अपनी आंखों को कसकर बंद कर लेता है लेकिन फिर भी उसकी धड़कनें नॉर्मल होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसकी धड़कनें तो एकदम से तेजी के साथ बुलेट की तरह भाग रही थी। अंश धीरे से अपनी आंखों को खोलकर सामने देखता है तो उसकी धड़कनें पहले के मुकाबले अब और भी ज्यादा तेज होती जा रही थी। वो भी एक टक अब ज्योति को देखने लगा था क्योंकि सामने से ज्योति रेड कलर का लहंगा पहने विद डायमंड ज्वेलरी, हाथों में चूड़ा, सर पर चुनरी, माथे पर बिंदी और नाक में बहुत ही प्यारी सी नथनी, होठों पर डार्क रेड कलर की लिपस्टिक, कानों में बड़े बड़े से झुमके और उसके चेहरे पर शादी का आया हुआ एक नूर जो कि उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहा था। ज्योति इस वक्त इतनी ज्यादा सुंदर लग रही थी कि अंश तो उसे देखकर अपनी पलकें झपकाना ही भूल गया था। वो एक टक उसी की तरफ देखने लगता है तो वहीं ज्योति कब नीचे आकर उसके पास बैठ गई थी उसे तो पता ही नहीं चला था। वो तो बस एक टक अभी भी ज्योति को ही देखे जा रहा था। उसका ध्यान ज्योति के ऊपर से तब टूटता है जब पंडित जी के मंत्र उसके कानों में पड़ते हैं। मंत्र कानों में पड़ते ही अंश एकदम से अपने होश में आ जाता है और फिर से अपनी आंखों को जल्दी से बंद कर लेता है और फिर अपनी नजरों को फेर कर अग्निकुंड की तरफ देखने लगता है और फिर से उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। तो वहीं अंश जो कि अभी ज्योति से कुछ नहीं बोलता है, ज्योति जो कि अंश की हर एक हरकत को देख रही थी। अंश की इस हरकत पर उसके होठों पर भी एक प्यारी सी स्माइल आ गई थी और दिल में कहीं ना कहीं थोड़ा सा सुकून भी आ गया था। ज्योति के आने के बाद पंडित जी भी वापस से मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं और बाकी सभी शादी को एंजॉय कर रहे थे। सभी लोग अब वहाँ पर फूल बरसा रहे थे, सिर्फ लड़कियाँ, क्योंकि सभी लड़कों की गोद में तो उनके बच्चे थे। आहान ध्रुव के पास था। श्रेया और बाकी सब ने अपने अपने पतियों को ही स्ट्रिक्टली बोल दिया था कि अगर उनके बच्चे थोड़ी देर के लिए भी इधर उधर हो गए ना तो फिर उनकी खैर नहीं है। उनके पास आना तो दूर, उनसे बात भी नहीं करेंगी। वो बेचारे पति अपनी अपनी बीवियों के मारे हाँ में हाँ अपनी सिर हिला देते हैं और सभी लड़कियां उन्हें वहीं पर मंडप एरिया में छोड़कर फूड एरिया में चली गई थी खाना खाने के लिए। सभी लड़के बस उसे जाता हुआ देख रहे थे, एक दूसरे की शक्ल देखते ही रह गए थे क्योंकि सभी लड़कों का एक जैसा ही हाल हो रखा था। मंडप में पंडित जी दोनों से कुछ पूजा विधि करवाने के बाद कन्यादान के लिए ज्योति के पिता को बुलाते हैं। पंडित जी के बुलाने पर राकेश जी भी आगे आकर बैठ गए थे और फिर कुछ विधियां करने के बाद वो राकेश जी ज्योति का हाथ अंश के हाथों पर रख देते हैं और फिर हल्की हल्की आंखें तो उनकी भी नम हो चुकी थी। कन्यादान करते वक्त राकेश जी और ज्योति के साथ हर औरत की आंखों में एकदम से आंसू आ गए थे क्योंकि एक यही वो पल होता है जब से एक पिता का अपनी बेटी से सारे हक उसके पति पर चले जाते हैं और आज से ही कन्या दूसरे की अमानत हो जाती है। उनका घर आज से करने के लिए पराया हो जाता है। कन्यादान होने के बाद पंडित जी वापस से मंत्र पढ़ने लगते हैं और थोड़ी देर में वो अंश और ज्योति को एक दूसरे को वरमाला पहनाने के लिए उठने के लिए बोलते हैं। पंडित जी की बात सुनकर अंश और ज्योति भी अपनी अपनी जगह पर ही खड़े हो गए थे और फिर उन्हें माला दी जाती है। ज्योति अब कहाँ ही अंश की तरफ देखती है तो अंश के चेहरे को देखकर इस वक्त कोई भी बता सकता था कि इस वक्त वो शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं और वो ये शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहता है। तो ज्योति भी अंश को देखने के बाद उसके गले में माला को चुपचाप से पहना देती है और फिर ज्योति के बाद अंश भी बिना उसकी तरफ देखे ही बिना कुछ भी कहे उसे चुपचाप से माले को पहना देता है। माला पहनाने के बाद पंडित जी दोनों को वापस से बैठने के लिए बोलते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद पंडित जी अंश की तरफ देखकर एक थाल को बढ़ाते जिसमें एक सिंदूर की डिब्बी और मंगलसूत्र रखा हुआ था। यजमान, अब आप कन्या की मांग में सिंदूर भरकर उसे मंगलसूत्र पहना दीजिए। पंडित जी भी अंश की तरफ देखकर बहुत ही
प्यार से बोलते हैं और पंडित जी की बात सुनकर अंश भी बिना किसी इमोशन के, बिना किसी की तरफ देखे थाल से डिब्बी को उठा लेता है और डिब्बी से सिंदूर लेकर ज्योति की मांग को भर देता है। अंश का ज्योति के माथे पर लगाया हुआ सिंदूर उसकी मांग में कम उसकी नाक पर ज्यादा गिर गया था, जिससे उसकी नाक एकदम से रेड रेड हो गई थी। अंश उस पे बिल्कुल भी ध्यान न देकर थाली में से मंगलसूत्र उठाकर ज्योति के करीब बढ़ता है और फिर उसके गले में उस मंगलसूत्र को भी पहना देता है। अंश मंगलसूत्र पहनाने के बाद मंडप के नीचे एक जगह पर देखकर हल्के से मुस्कुरा देता है। ज्योति जो कि अभी अंश के पास में ही बैठी हुई थी, अंश को कहीं पर देखकर मुस्कुराते हुए ज्योति भी उसकी नजरों का पीछा करती है तो उसकी नजरें एकदम से हैरानी से बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि मंडप के एक कोने में संजना का अक्ष खड़ा होकर उन दोनों की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। ज्योति संजना के अक्ष को देखकर जल्दी से अंश की तरफ देखती है, जो कि अभी भी वहीं की तरफ देख रहा था। ज्योति अभी कुछ बोल पाती उससे पहले ही अंश एकदम से अपनी जगह से खड़ा हो गया था और फिर अंश के इस तरह से अचानक से खड़ा होने पर ज्योति भी उसकी तरफ देखने लगती है। तो वहीं अंश जैसे ही अपने कदम आगे की तरफ बढ़ाने को हुआ था, ज्योति जल्दी से अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसका हाथ पकड़ लेती है। ज्योति के हाथ पकड़ने पर अंश भी अपना सर घुमाकर अब पीछे की तरफ ज्योति को देखता है, जो कि अभी उसी की तरफ देख रही थी। एक पल के लिए अंश को ज्योति के ऊपर थोड़ा सा गुस्सा आ गया था, क्योंकि वो अभी संजना के अक्ष के पास जाना चाहता था। ज्योति के इस तरह से पकड़ने पर उसे थोड़ा सा गुस्सा आ गया था। ज्योति के ऐसे रोकने पर अंश भी अपना सर घुमाकर फिर से मंडप के पास खड़े संजना के अक्ष को देखता है, जो कि अभी मुस्कुराते हुए धीरे धीरे से वहां से गायब हो रहा था। संजना के अक्ष को गायब होता हुआ देखकर तो अंश की आंखों में एकदम से आंसू आ गए थे और उसकी आंखें भी आंसुओं से भरने लगी थी। वो ज्योति के हाथ से जल्दी से अपने हाथों को छुड़वाने की कोशिश करके वापस से आगे बढ़ता है, लेकिन इस बार उसे उन दोनों का गठबंधन रोक लेता है। अंश अपनी आंसू भरी आंखों से एक बार फिर से गठबंधन को देखकर संजना के अक्ष की तरफ देखता है, जो कि लगभग अभी पूरी तरह से गायब होने ही वाला था। अंश उसे गायब होता हुआ देखकर जल्दी से ज्योति और अपने गठबंधन को खोलने लगता है। तभी ध्रुव आगे आकर उसके हाथों को एकदम से पकड़ लेता है और फिर धीरे से उसकी तरफ देखकर बोलता है कि अंश, अंश ये तू क्या कर रहा है? सब तुझे ही देख रहे हैं, पागल हो गया है तू? ये सब क्या है? ये क्या कर रहा है तू? चुपचाप से मंडप में बैठ जा। भाई भाई वो भाई वो इतना बोलते हुए अंश भी अब संजना के अक्ष की तरफ देखता है, जो कि अब पूरी तरह से वहां से गायब हो चुका था। वहां पर संजना बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही थी। अंश एक बार फिर से अंदर तक टूट गया था। संजना के अक्ष को पूरी तरह से गायब होता हुआ देखकर अंश की आंखों में एकदम से आंसू आ गए थे और फिर उसके आंसू तो एकदम से लुढ़क कर अब उसके गाल पर भी गिर गए थे, जिसे सब लोग अच्छे से देख पा रहे थे। अंश ये क्या कर रहा है तू? सभी लोग देख रहे हैं, सभी लोग बातें कर रहे हैं तुम्हारे बारे में। अपने बारे में ना सही तो एक बार ज्योति के बारे में तो सोच ले। क्या कहेंगे सब तेरे और ज्योति के बारे में कि तू आज भी किसी और लड़की से प्यार करता है? ध्रुव वापस से धीरे से बोलता है और फिर ध्रुव की बात सुनकर तो अंश भी एक नज़र पूरे हॉल में घुमाता है, जहां पर सभी लोग गेस्ट आपस में ही उसे देखते हुए एकदम से खुसर फुसर बातें कर रहे थे। गेस्ट को देखने के बाद अंश एक नज़र ज्योति की तरफ देखता है, जो कि अपना सर झुकाकर चुपचाप से अपनी आंखों में आए हुए आंसुओं को छुपाने की कोशिश कर रही थी और अपनी नज़रें नीचे झुकाकर बैठी हुई थी। ज्योति को ऐसे देखकर ना जाने क्यों, लेकिन अंश को भी बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है। कहीं ना कहीं उसे ज्योति के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था और वो भी अब अपनी आंखों को कसकर मींचकर खुद को शांत करता है और फिर एक बार फिर से संजना के बारे में सोचकर वापस से अपने इमोशनलेस चेहरे के साथ अपनी जगह पर दोबारा से बैठ गया था। इस वक्त वो अंदर से पूरी तरह से टूटा था। अंश के वापस से बैठते ही पंडित जी ध्रुव के इशारे पर वापस से शादी की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। थोड़ी ही देर में फेरे होने के बाद पंडित जी भी मंत्र को पढ़ते हुए बोलते हैं कि ये शादी संपन्न हुई। आज से आप दोनों ही पति पत्नी हैं। भगवान से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि आप दोनों का वैवाहिक जीवन हमेशा सुख और शांति में ही गुजरे। आप दोनों सदा खुश रहें एक साथ और आप दोनों का ये बंधन हमेशा जुड़ा रहे। आप दोनों जाकर अब अपने बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। पंडित जी की बात सुनकर अंश और ज्योति, जिनके चेहरे पर अभी खुशी मानो एकदम से गायब हो चुकी थी, वो अपनी जगह से उठकर अपने सभी बड़ों का आशीर्वाद ले लेते हैं। तो वहीं सभी बच्चे भी अंश और ज्योति को बधाइयाँ देते हैं और सब शादी खत्म होने के बाद खाना खाने के लिए फूड एरिया में जाते हैं, जहाँ पर एक बड़े से टेबल पर पूरी फैमिली का डिनर अरेंज किया गया था और सभी लोग अब खाना खाने के लिए आराम से अपनी अपनी चेयर पर बैठ गए थे। अंश और ज्योति सामने डली हुई 2 चेयर पर आकर बैठ गए थे और बाकी सब
सब टेबल के आसपास डली हुई चेयर्स पर बैठे हुए थे। सभी लोग ने खाना खाना शुरू कर दिया था। ज्योति ने भी आहान को अपनी गोद में लेकर उसे थोड़े थोड़े से चावल खिला दिए थे। आहान 9 महीने का अब हो चुका था, तो चावल तो वो खा ही सकता था। वो हल्की हल्की सारी चीजें खाने लगा था। अब तो वहीं अंश, जो कि अभी चुपचाप से बैठा हुआ अपनी प्लेट में चम्मच को घुमा रहा था, वो बिल्कुल भी खाना नहीं खा रहा था और ना ही उसका मन खाना खाने का हो रहा था। वो तो अभी भी बस संजना और अपने रिश्ते के बारे में सोच रहा था। वो साथ ही साथ ज्योति भी सिर्फ आहान को ही खाना खिला रही थी, वो भी खाना नहीं खा रही थी। अंश के मंडप से उठने पर ज्योति को बहुत ज्यादा बुरा लगा था। भले ही अंश ने उसे पहले से ही क्लियर कर दिया था हर चीज की, वो सिर्फ और सिर्फ आहान के लिए ही ये शादी कर रहा है, उसे अपना पति मानने की बिल्कुल भी वो भूल ना करे। लेकिन ज्योति उससे कोई भी उम्मीद ना रखकर अपने आहान के लिए शादी कर रही थी। अपने सभी मेहमानों के सामने अंश के उस बिहेव को देखकर ज्योति भी बहुत ज्यादा हर्ट हो गई थी। और खाना खाने के थोड़ी ही देर बाद ज्योति की भी विदाई का टाइम आ गया था। ज्योति इस वक्त अपने पापा के गले लगकर फूट फूट कर रो रही थी, तो वहीं अंश, जो कि बिना किसी इमोशन के साथ चुपचाप से खड़ा होकर उसी की तरफ देख रहा था। तो वहीं ज्योति, जो कि अपने पापा से मिलने के बाद अपने भाई ओम के गले लगकर भी रोने लगी थी। ओम भी ज्योति के गले लगकर रो रहा था। ओम भी अपनी बहन के गले लगकर अब बहुत ही तेज तेज रोने लगा था। आखिरकार उसकी माँ के जाने के बाद ज्योति ने ही तो उसे माँ की तरह पाल पोस कर बड़ा किया था, और वो दोनों ही भाई बहन हमेशा हर कंडीशन में एक साथ रहे थे। ओम से अलग होकर ज्योति भी अपने पापा के पास जाकर वापस से रोने लगी थी, और उसके पापा भी ज्योति को अपने गले से लगाकर रो रहे थे। तो वहीं इस वक्त सभी लड़कियों की आंखों में एकदम से आंसू आ गए थे। आखिरकार वो भी तो ऐसे ही एक दिन अपने घर को छोड़कर अपने नए जीवन की शुरुआत करने के लिए दूसरे के घर में आ गई थी। ज्योति के पापा अब ज्योति को थोड़ा सा खुद से अलग करके उसे अंश की गाड़ी में लाकर बैठा देते हैं। ज्योति के गाड़ी में बैठने के बाद अंश भी जाकर अब दूसरी तरफ से गाड़ी के गेट को खोलकर आगे की तरफ आकर बैठ गया था। उन दोनों के बैठते ही अंश की गाड़ी तो वहां से अब चलने लगी थी। अंश की गाड़ी के निकलने के बाद ही सभी बच्चे भी अब अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर अंश की गाड़ी के पीछे ही निकल गए थे। सभी बारात वाले भी वहां से अब धीरे धीरे जा चुके थे, और सभी बड़े ज्योति के पापा से विदा लेकर अब वहां से निकल गए थे। इसी तरह से अंश और ज्योति की शादी संपन्न हो जाती है, और आज से अंश के जीवन में ज्योति की शुरुआत हो जाती है। दोनों ही अब एक दूसरे के पति पत्नी बन चुके थे। अंश की गाड़ी बालिया मेंशन में आकर रुकती है। ज्योति का अभी सुबकना बंद नहीं हुआ था। वो धीरे धीरे सुबकते हुए अपनी आंखों के आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आंख के आंसू रोकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो तो अभी भी गाड़ी में बैठकर रोए जा रही थी। तो वहीं अंश, जो कि अपना सर सीट के पीछे लगाकर टिकाकर अपनी आंखों को बंद करके कुछ सोच रहा था, वो चुपचाप से शांति से बैठा हुआ था। उसे ज्योति के होने या ना होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे तो बस आज भी संजना से ही प्यार था। करीब 10 मिनट के भीतर ही अंश की गाड़ी बालिया मेंशन में आकर रुकती है, और गाड़ी के रुकते ही अंश एक नजर ज्योति की तरफ देखता है, जिसका रोना अब धीरे धीरे बंद हो चुका था। अंश उस पर बिना ध्यान दिए, बिना उससे बोले ही गाड़ी का डोर ओपन करके सीधा बाहर की तरफ निकलकर जैसे ही वहां से जाने को हुआ, एक ही झटके के साथ अंश अपनी जगह पर एकदम से रुक गया। और फिर अंश, जो कि अपना सर घुमाकर गाड़ी की तरफ देखता है, जहां पर एक बार फिर से उसे ज्योति और उसके गठबंधन ने उसे वहां से जाने से रोक लिया था। इस बार अंश भी अपनी आंखों को बंद करके एक गहरी सांस लेता है, क्योंकि उसे अब बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि बार बार उसका गठबंधन उसे रोक रहा था उसके जीवन में आगे बढ़ने से। अंश बाहर खड़े होकर क्या कर रहा है? ज्योति को बाहर निकलने में उसकी हेल्प करना। रोहन भी अंश की तरफ देखते हुए बोलता है। तो रोहन की आवाज सुनकर अंश भी अब सीधा अपना सर घुमाकर घर के मेन डोर की तरफ देखता है, जहां पर सभी बड़े और बच्चे उन दोनों का वेट कर रहे थे कि कब वो दोनों घर के अंदर आएंगे। उनके स्वागत के लिए सभी लोग डोर पर ही खड़े हुए थे। सभी को डोर पर खड़ा हुआ देखकर अंश कुछ भी नहीं बोलता है, क्योंकि उसे मालूम था बहुत अच्छे से उसके कुछ भी बोलने से कोई भी फायदा नहीं होगा। होना तो वही है जो माँ उसकी चाहती हैं। तो फिर वो भी अब चुपचाप होकर एक नज़र ज्योति की तरफ देखता है, जो कि अभी भी चुपचाप से होकर गाड़ी के अंदर बैठी हुई थी। अंश भी अपनी सांस को छोड़कर धीरे से अपना एक हाथ ज्योति की तरफ बढ़ाता है, और फिर ज्योति भी अंश का हाथ अपने सामने आया देखकर एक नज़र उसकी तरफ देखती है, और फिर उसके हाथ पर अपने हाथों को रख देती है। ज्योति का हाथ अपने हाथों में आते ही अंश भी बिना उस पर ध्यान दिए ही एक तेज झटके के साथ उसे बाहर की तरफ खींच लेता है, जिससे ज्योति एकदम से गिरते गिरते बचती है। बाहर आकर ज्योति भी अंश को एकदम से गुस्से से देखती है, जो कि अभी भी सामने की तरफ देख रहा था। अंश को इस तरह से नॉर्मल देखकर ज्योति भी शांत रहती है, और फिर अंश और ज्योति अब जाकर घर के मेन डोर पर खड़े हो गए थे, और सुजेता जी भी अंश और ज्योति की तरफ
भी देख रही थी। वो भी अब अपने हाथों में पकड़ी हुई थाली में से उन दोनों की आरती करती हैं और फिर उनके टीका करके ज्योति के सामने चावल का कलश रखकर उन्हें अपने सीधे पैर से गिराने के लिए बोलती हैं और फिर ज्योति भी उनकी बात का मान रखते हुए अपने पैरों से उस कलश को धीरे से गिराकर घर के अंदर आ जाती है। और फिर एक सर्वेंट ज्योति के सामने आलते का थाल रखता है, एक वाइट कपड़ा बिछा देती है जिसपे ज्योति भी आलते में अपने दोनों ही पैर को डुबाकर उस सफ़ेद से कपड़े पर अपने पैरों की छाप छोड़ती है और फिर घर के अंदर आ जाती है। ज्योति के घर के अंदर आने के बाद सुजेता जी भी बहुत ही प्यार से उन दोनों को मंदिर में लेकर जाती हैं, जो कि बहुत ही प्यारा सा मंदिर उनके घर में बना हुआ था। उनके नए जीवन की अच्छी कामना करती हैं। मंदिर में भगवान से आशीर्वाद लेने के बाद सुजेता जी भी अब दोनों को बाहर लेकर आ जाती हैं और जैसे ही आगे की कुछ रस्में करने की बात करने लगती हैं तो अंश, जो कि अभी पहले से ही काफ़ी ज़्यादा गुस्से में एकदम से खड़ा हुआ था सुजेता जी की और बाकी सारी रस्में की बात सुनकर, तो वो भी गुस्से में अपने कंधों से गठबंधन को नीचे गिराकर गुस्से में बोलता है कि मॉम प्लीज़ अब और नहीं, आपने शादी के लिए कहा था ना, तो जो कि मैंने कर दिया है और अब मुझे ना आपकी और आपकी इन रस्मों में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। मुझे आपकी इन रस्मों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है जो कि आप करने वाली हो। इतना बोलकर अंश भी बिना ही कुछ बोले, बिना कुछ सुने गुस्से में हॉल से सीधा सभी के पास से होते हुए ऊपर अपने कमरे की बजाय अपने स्टडी रूम में चला गया था। अंश के इस तरह से जाने पर सभी लोग बस उसे हैरानी से जाता हुआ देखते रह गए थे। तो वही अंश के इस तरह से जाने पर ज्योति, उसकी आंखों में भी वापस से नमी आ गई थी और फिर से उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे थे। वो नीचे झुककर अपना और अंश का गठबंधन उठा लेती है। सॉरी बेटा, अंश के ऐसे बिहेव करने के लिए। सुजेता जी भी बहुत ही प्यार से और एकदम से थोड़ा सा उदास होकर ज्योति के पास जाते हुए बोलती हैं। तो वहीं ज्योति भी सुजेता जी की आवाज़ सुनकर उनकी तरफ देखकर मुस्कुराकर बोलती है कि कोई बात नहीं, थक गए होंगे इसीलिए गुस्सा करके चले गए हैं। ज्योति बहुत ही प्यार से और धीरे से बोलती है सुजेता जी की तरफ देखकर। ज्योति के ऐसे बोलने पर सुजेता जी भी मुस्कुरा देती हैं और फिर उसे आराम करने के लिए बोलकर उसे अंश के कमरे में भेज देती हैं। सभी लड़कियां ज्योति के साथ अंश के कमरे में आकर बैठी थी और आपस में बातें कर रही थी। आज अंश के कमरे को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। पूरे बेड पर फूलों की झलरियां एकदम से झालर लगी हुई थी, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उस बेड पर ज्योति किसी नई दुल्हन की तरह आराम से सजी धजी होकर बैठी हुई थी। तो वहीं जानवी उसे आराम करने के लिए बोलकर जैसे ही बाहर जाने को हुई, ज्योति उसे एकदम से रोककर आहान के बारे में पूछती है, जिसके जवाब में जानवी ने कहा कि आहान आज उसके और ध्रुव के पास में ही सोएगा। आहान के बारे में सुनकर ज्योति कुछ पल के लिए चुप रहती है और फिर धीरे से आहान को अपने पास सुलाने के लिए बात करती है। ज्योति की बात सुनकर सभी लड़कियां एक दूसरे को देखती हैं और वो भी समझ रही थी कि ज्योति आहान को अपने पास सुलाने की बात क्यों कर रही है, क्योंकि अंश के बिहेव को देखकर सभी को अच्छे तरीके से मालूम चल चुका था कि अंश और ज्योति का रिश्ता नॉर्मल होने वाला नहीं है। इतनी जल्दी तो वो दोनों एक दूसरे के करीब नहीं आ सकते हैं। तो वहीं जानवी भी अब धीरे से अपना सर हाँ में हिलाकर बोलती है कि ठीक है, आहान को वो उसके पास ही छोड़ देगी, जिससे ज्योति भी हाँ में अपना सिर हिलाकर हल्के से मुस्कुरा देती है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का आज का एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को। जिस कल के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि अंश माफ़ कर पाएगा ज्योति को और क्या अंश और ज्योति का रिश्ता बढ़ पाएगा आगे एक नॉर्मल कपल की तरह।